बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। हम 10th क्लास की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और चैप्टर नंबर हमारा 11 है। आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सोर्सेज, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कहाँ से हासिल किया जा सकता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सोर्सेज आज का हमारा टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोर्सेज, ये एक चार्ट है। चार्ट के ऊपर हम समझने की कोशिश करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सोर्सेज क्या क्या हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं ये जानदार अजसाम से हासिल किए जाते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जानवरों से हासिल होते हैं और पौधों से हासिल होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड के दो बड़े ज़राए हैं, एक है जानवर और दूसरा पौधे। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड जानवरों और पौधों से हासिल किए जाते हैं। पौधों से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल होते हैं, जैसे जब मुर्दा अजसाम है, मुर्दा जो पौधे हैं वो जब ज़मीन में दब जाते हैं तो उनसे क्या बनता है? कोयला, पेट्रोलियम और गैस बनती है। जो ज़िंदा पौधे हैं उनसे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल होते हैं वो आयल्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट। आयल्स यानी पाम आयल, ऑलिव आयल, सोयाबीन आयल, पीनट आयल और सनफ्लावर आयल, ये आयल्स हैं। विटामिन से माल्टा, केला और प्रोटीन्स जैसे दालें हैं, दालों से भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हासिल होते हैं। और कार्बोहाइड्रेट्स जैसे गंदम, मकई, आलू, बाजरा और चावल, ये पौधों से हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हासिल होते हैं। जानवरों से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल होते हैं वो दो किस्म के हैं, जैसे फैट्स और प्रोटीन्स। फैट्स दूध, मक्खन और चीज़, और प्रोटीन्स जो है ये अंडे, मटन, चिकन, बीफ और फ़िश वगैरह से हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल होते हैं। तो ये थे ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोर्सेज। ऑर्गेनिक कंपाउंड के दो बड़े सोर्सेज हैं, जानवर और पौधे। तो जानवरों और पौधों से भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोर्सेज, कुदरती तौर पर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये हम चार्ट में भी हमने पढ़ा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये जानवर और पौधे से हासिल होते हैं। ये जानवर और पौधे ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। जानवर और पौधे ये क्या करते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। जानवर ऑर्गेनिक कंपाउंड के दो अहम ग्रुप्स प्रोटीन्स और फैट्स बनाते हैं। जानवर जो हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के दो अहम ग्रुप्स प्रोटीन्स और फैट्स बनाते हैं, जबकि जो पौधे हैं प्रोटीन्स ये मीट जो होता है, गोश्त, मटन ये भी गोश्त है, चिकन और अंडों वगैरह में पाई जाती है। मीट प्रोटीन जो होती है ये मीट, मटन, चिकन और अंडों वगैरह में पाई जाती है। इस तरह जो फैट्स है ये दूध और मक्खन वगैरह में मौजूद होती है। तो ये थे जानवरों से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम हासिल करते हैं, उनके सोर्सेज। ये जानवर ये दो तरह के अहम ग्रुप्स बनाते हैं, प्रोटीन्स और फैट्स। और प्रोटीन के सोर्सेज ये मीट, मटन, चिकन, अंडे वगैरह हैं, जबकि फैट्स जो है ये दूध और मक्खन वगैरह में मौजूद होती है। अब हम पौधों से हासिल होने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ते हैं कि पौधे ये कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स और विटामिन वगैरह बनाते हैं। तो मज़ीद बना ज़मीन में दफन शुदा मुर्दा पौधे बायोकेमिकल प्रोसेस के ज़रिए पेट्रोलियम और गैस में तब्दील हो जाते हैं। यानी वो पौधे जो ज़मीन में दफन हो जाते हैं वो क्या करते हैं कि बायोकेमिकल प्रोसेस के ज़रिए पेट्रोलियम और गैस में तब्दील हो जाते हैं। यानी ज़मीन के अंदर दबे हुए पौधे ये पेट्रोलियम और गैस में तब्दील हो जाते हैं। और ये मादे ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक अहम सोर्स हैं। यानी सबसे जो अहम सोर्स है वो पेट्रोलियम और गैस। इसके अलावा कोयला भी ज़मीन दफनशुदा पौधों से बनता है, तो वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का बहुत अहम सोर्स है। हम कोयला की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन और पेट्रोलियम की फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन से हज़ारों ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल कर सकते हैं। तो ये वाला जो कोयला है, कोयला की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन और पेट्रोलियम की फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन से हम क्या कर सकते हैं? हज़ारों ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल कर सकते हैं। तो हम पढ़ेंगे कोयला और पेट्रोलियम। सबसे पहले हम कोयला को पढ़ते हैं कि कोयला क्या होता है और कोयला से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे हासिल करते हैं। तो कोयला पढ़ते हैं कि कोयला क्या है। कोल यानी कोयला, ये क्या है? तो कोयला जो है ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंपाउंड्स पर मुश्तमिल स्याह रंग का एक पेचीदा मिक्सचर है।
कोयला क्या है? कोयला ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंपाउंड्स पर मुश्तमिल स्याह रंग का एक पेचीदा मिक्सचर है। इसमें बहुत कलील मकदार में नाइट्रोजन और सल्फर के कंपाउंड्स भी पाए जाते हैं। तो ये है कोयला। कोयला क्या है? कोयला कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंपाउंड्स पर मुश्तमिल क्या है? स्याह रंग का एक पेचीदा मिक्सचर है। इसमें बहुत सी कलील मकदार में नाइट्रोजन और सल्फर के कंपाउंड भी पाए जाते हैं, यानी ये हाइड्रोकार्बन ही है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कंपाउंड है। कोयला को कैसे बनता है? कोयला बनता कैसे है ये हम पढ़ते हैं। पहले भी थोड़ा सा बताया था मैंने, कोयला ज़मीन के अंदर जब पौधे दफन हो जाते हैं तो उनसे बनता है, तो हम इसको पढ़ लेते हैं। कोयला कैसे बनता है? लाखों साल पहले ज़मीन की तह में दफनशुदा मुर्दा पौधों की डीकम्पोजिशन की वजह से कोयला बनता है। यानी लाखों साल पहले ज़मीन में दफनशुदा मुर्दा पौधों की डीकम्पोजिशन से कोयला बनता है। तो इससे समझ आ गई होगी कि आपको कि कोयला कैसे बनता है। कोयला जब ज़मीन के अंदर लाखों साल पहले किसी तरह से जो पौधे दफन हो गए तो उन पौधों की क्या हुई है? डीकम्पोजिशन। तो डीकम्पोजिशन की वजह से जो है वो कोयला बनता है। लकड़ी की कोयला में तब्दीली को कार्बोनाइजेशन कहते हैं। लकड़ी की कोयला में तब्दीली को कार्बोनाइजेशन कहते हैं। तो यानी जब लकड़ी कोयला में तब्दील होती है तो इस अमल को क्या कहते हैं? कार्बोनाइजेशन। कार्बोनाइजेशन का जो अमल है ये एक बहुत सुस्त रफ्तार बायोकेमिकल प्रोसेस है। कार्बोनाइजेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत सुस्त रफ्तार बायोकेमिकल प्रोसेस है। ये हवा की गैर मौजूदगी में बहुत ज़्यादा प्रेशर और टम्परेचर के ज़ेर असर बहुत तवील अरसे यानी तकरीबन 500 मिलियन साल में तकमील तक पहुंचता है। तो कार्बोनाइजेशन जो है ये बहुत सुस्त रफ्तार का बायोकेमिकल प्रोसेस है। ये होता कैसे है? ये हवा की गैर मौजूदगी में होता है और बहुत ज़्यादा प्रेशर और टम्परेचर की वजह से ये वकूफ़ होता है। तो पेपर में सवाल आ सकता है कि कार्बोनाइजेशन से क्या मुराद है? तो इसका जवाब ये है कि लकड़ी की कोयला में तब्दीली को कार्बोनाइजेशन कहते हैं। तो कार्बोनाइजेशन ये बहुत सुस्त रफ्तार बायोकेमिकल प्रोसेस है। ये हवा की गैर मौजूदगी में वकूफ़ होता है और बहुत ज़्यादा प्रेशर और टम्परेचर के ज़ेर असर बहुत तवील अरसे में तकमील तक पहुंचता है। तो ये है कोयला कैसे बनता है। कोयला लाखों साल पहले ज़मीन के अंदर मुर्दा पौधों के दफन हो जाने से उसकी पौधों की जो डिकम्पोजिशन है उससे कोयला बनता है और लकड़ी की कोयला में तब्दीली को कार्बोनाइजेशन कहते हैं। कार्बोनाइजेशन का जो अमल है ये बहुत सुस्त रफ्तार बायोकेमिकल प्रोसेस है। ये हवा की गैर मौजूदगी में बहुत ज़्यादा प्रेशर और टम्परेचर के ज़ेर असर बहुत तवील अरसे में तकमील तक पहुंचता है। तो ये है कार्बोनाइजेशन और कोयला कैसे बनता है। कोयला की अक़साम कितनी है? कोयला की 4 अक़साम है। कार्बोनाइजेशन के अमल की हद की बिना पर 4 किस्म का कोयला पाया जाता है। कोयला की अक़साम कितनी है? कोयला की अक़साम 4 हैं। कोयला 4 किस्म का होता है। ये अक़साम कार्बन की फ़ीसद मकदार और मॉइस्चर की बिना पर एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। तो जो 4 किस्म का कोयला है वो हम पढ़ते हैं। कोयले की जो पहली किस्म है वो है पीट। कोयले की पहली किस्म है पीट, दूसरा है लिग्नाइट और बिचुमिनस है और एंथ्रासाइट। ये 4 किस्म का कोयला पाया जाता है, बिचुमिनस और एंथ्रासाइट। कार्बन की जो मकदार है वो 60%, 70%, 80% और 90% है। यानी पीट में कार्बन की मकदार 60% है, लिग्नाइट में 70% है और बिचुमिनस में 80% और एंथ्रासाइट में 90% कार्बन मौजूद होती है। तो पीट कहाँ पर इस्तेमाल होती है? ये घटिया किस्म का कोयला है और फर्नेस में इस्तेमाल होता है। लिग्नाइट ये नरम किस्म का कोयला है और थर्मल पावर स्टेशन में इस्तेमाल होता है। और बिचुमिनस ये कोयले की आम किस्म है, घरेलू इस्तेमाल में काम आता है। एंथ्रासाइट ये आला किस्म का सख्त कोयला है और इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। तो ये कोयले की जो 4 अक़साम हैं इनको आपने अच्छी तरह से इसको याद करना है, क्योंकि इनमें से जो पेपर में सवाल पूछ लिया जाता है कि एंथ्रासाइट इसमें कार्बन की मकदार कितनी होती है और ये कहाँ पर इस्तेमाल होता है। तो हमें पता होना चाहिए कि एंथ्रासाइट में कार्बन की जो मकदार है वो 90% होती है और इसको ये आला किस्म का सख्त कोयला है। ये बहुत आला किस्म का सख्त कोयला है या फिर
जो सवाल आ सकते हैं कि इनमें से सबसे आला किस्म का कोयला कौन सा है, तो एंथ्रासाइट सबसे आला किस्म का सख्त कोयला है और ये इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। सबसे घटिया किस्म का कोयला कौन सा है, तो पीट सबसे घटिया किस्म का कोयला है। इसमें 60% कार्बन होती है और ये फर्नेस यानी भट्टियों में इस्तेमाल होता है। और ये भी सवाल आ सकता है कि थर्मल पावर स्टेशन में कौन सा कोयला इस्तेमाल होता है, तो लिग्नाइट ये थर्मल पावर स्टेशन में इस्तेमाल होता है। तो इस तरह इसको ज़रा समझ से पढ़ना है ताकि ये कन्फ्यूजन पैदा ना करे। कोयला से ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे हासिल किए जाते हैं, कोयला से ऑर्गेनिक कंपाउंड को हासिल करने का तरीका क्या है, तो यहाँ पढ़ते हैं। हवा की अदम मौजूदगी में कोयला को इंतहाई बुलंद प्रेशर पर गर्म करना डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहलाता है। हवा की अदम मौजूदगी में कोयला को इंतहाई बुलंद प्रेशर पर गर्म करना डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहलाता है। और कोयला कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर जैसे एलिमेंट पर मुश्तमिल है। बस कोयला की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से बहुत बड़ी तादाद में ऑर्गेनिक कंपाउंड और चंद इनऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल होते हैं। तो कोयले से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे हासिल कर सकते हैं, ये था सवाल। तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के ज़रिए हम कोयला से ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल कर सकते हैं। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की जो तारीफ़ है ये भी आ सकती है कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से क्या मुराद है, तो उसका जवाब ये है कि हवा की अदम मौजूदगी में कोयला को इंतहाई बुलंद प्रेशर पर गर्म करना डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहलाता है। यानी कोयला को इंतहाई बुलंद प्रेशर पर गर्म करना हवा की गैर मौजूदगी में ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहलाता है। और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से बहुत बड़ी तादाद में ऑर्गेनिक कंपाउंड और चंद ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल किए जा सकते हैं। तो ये था कोयला से ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे हासिल किए जाते हैं। तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के ज़रिए कोयला से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो हासिल किए जाते हैं। जो कंपाउंड हासिल होते हैं कोयला से, वो पहला हम पढ़ते हैं कोल गैस। कोयला की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के नतीजे में जो हमें प्रोडक्ट हासिल होती है उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल होता है, वो कोल गैस है। तो कोल गैस ये क्या है, कोल गैस ये हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड के मिक्सचर पर मुश्तमिल है। कोल गैस क्या है, कोल गैस ये हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड के मिक्सचर पर मुश्तमिल है। जब इसे हवा में जलाया जाता है तो हरारत पैदा होती है, इसलिए ये आमतौर पर इंडस्ट्री में फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होती है। कोल गैस ये हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड के मिक्सचर पर मुश्तमिल है। जब इसे हवा में जलाया जाता है तो हरारत पैदा करती है। इसे आमतौर पर इंडस्ट्री में फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कोयला से हासिल किया जाता है वो अमोनिकल लिक्वर है। अमोनिकल लिक्वर ये अमोनिया गैस का पानी में सॉल्यूशन है। तो अमोनिकल लिक्वर क्या है, ये अमोनिया गैस का पानी में सॉल्यूशन है। ये नाइट्रोजिनस फर्टिलाइज़र बनाने में इस्तेमाल होता है। जब इसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो अमोनियम सल्फेट बनता है जो कि एक फर्टिलाइज़र है। तो ये था अमोनिकल लिक्वर। अमोनिकल लिक्वर क्या है, ये अमोनिया गैस का पानी में सॉल्यूशन है। ये नाइट्रोजिनस फर्टिलाइज़र बनाने में इस्तेमाल होता है। तो अमोनिकल लिक्वर ये क्या इस्तेमाल होता है, नाइट्रोजिनस फर्टिलाइज़र बनाने में इस्तेमाल होता है। जब इसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो अमोनियम सल्फेट बनता है जो कि एक फर्टिलाइज़र है। तीसरा है कोल तार। कोल तार ये एक गहरा स्याह माया है जो 200 से ज़्यादा मुख्तलिफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का मिक्सचर है जिनमें ज़्यादातर एरोमेटिक हैं। तो कोल तार ये गहरा स्याह माया है जो 200 से ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड का मिक्सचर है जिनमें ज़्यादातर एरोमेटिक हैं। इन कंपाउंड्स को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की मदद से अलग किया जाता है। चंद अहम एरोमेटिक कंपाउंड्स बेंजीन, फेनॉल और टोलिन वगैरह हैं। ये केमिकल्स यानी जो कोल तार हैं, ये केमिकल जो बेंजीन, फेनॉल और टोलिन जो हैं, ये पेंट्स, पेंट्स, प्लास्टिक, फाइबर और पेस्टिसाइड बनाने में इस्तेमाल होते हैं। इन कीमती और अहम केमिकल्स के अलावा कोल तार का एक स्याह रंग का वेस्ट भी होता है जो पिच कहलाता है। कीमती केमिकल्स के अलावा कोल तार का एक स्याह रंग का वेस्ट भी होता है जो क्या कहलाता है, जो पिच कहलाता है। ये छतों और सड़कों वगैरह को हमवार करने के लिए इस्तेमाल होता है। तीसरा कोक।
कोक को हम पढ़ते हैं, कोक 98% कार्बन है और ये कोल में वेस्ट के तौर पर रह जाती है। तो कोक है क्या चीज़? कोक जो है ये जब कोल को डिस्टिलेशन के अमल से गुजारा जाता है तो इसमें तमाम अज्जा अलग हो जाते हैं और एक ठोस वेस्ट बाकी रह जाता है जो कोक कहलाता है। तो ये है कोक। कोक जो है जब कोल को हम क्या करते हैं डिस्टिलेशन के अमल से गुजारते हैं तो सारे जो अज्जा हैं वो अलग हो जाते हैं और जो वेस्ट बच जाता है उसको कोक कहते हैं। ये मेटल्स की एक्सट्रैक्शन ख़ास तौर पर आयरन की मेटलर्जी में रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसे फ्यूल के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। कोक की तारीफ भी पेपर में पूछी जा सकती है। कोक जब कोल को डिस्टिलेशन के अमल से गुजारा जाता है तो इसमें से तमाम अज्जा अलग हो जाते हैं और एक ठोस वेस्ट बाकी रह जाता है जो कोक कहलाता है। तो ये मेटल की एक्सट्रैक्शन ख़ास तौर पर आयरन की मेटलर्जी में रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर काम आता है। इसे फ्यूल के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। तो अब हम बुक की तरफ चलते हैं। बुक के ऊपर देखते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को किस तरह से हम तैयार कर सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोर्सेज दो थे, जानवर और पौधे। जानवरों से जो सोर्सेज हासिल होते हैं वो, और पौधों से हासिल होने वाले जो सोर्सेज हैं उनको हमने अलग-अलग से तैयार करना है। हम कोयला की डिस्टिलेशन और पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हज़ारों ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल कर सकते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कैसे हासिल कर सकते हैं? तो जहाँ तक जवाब है ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कैसे हासिल कर सकते हैं। कोयला कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के कंपाउंड का मुश्तमिल 4 रंग का पेचीदा मिक्सचर है। इसमें बहुत कलील मकदार में नाइट्रोजन, सल्फर भी पेश थे। कोयला कैसे बनता है? लाखों साल ज़मीन में दफनशुदा मुर्दा पौधों की डिकम्पोजिंग वजह से कोयला बनता है। तो कोयला कैसे बनता है, यहाँ से यहाँ तक जवाब है। लकड़ी की कोयला में तब्दीली कार्बोनाइजेशन कहलाती है। तो कार्बोनाइजेशन की जो तारीफ है यहाँ तक आ सकती है। कार्बोनाइजेशन से क्या मुराद है? लकड़ी की कोयला में तब्दीली कार्बोनाइजेशन कहलाती है। ये नहायत सुस्त रफ्तार प्रोसेस है। ये हवा की गैर मौजूदगी में बहुत ज़्यादा प्रेशर टेम्परेचर के ज़ेर असर तवील अरसा में तकमील तक पहुँचता है। तो यहाँ तक है कार्बोनाइजेशन। इसके बाद है कि कोयला की अक़साम। 4 किस्म का कोयला पाया जाता है। उनकी अक़साम क्या है? ये वाली जो अक़साम है ये हमने याद करनी है। पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। तो ये सख्त किस्म का कोयला है। एंथ्रासाइट इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। पीट घटिया किस्म का कोयला है और ये फर्नेस में इस्तेमाल होता है। बाकी ये लिग्नाइट जो है ये थर्मल पावर स्टेशन में इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से हमें इसको तैयार करना है। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की बदौलत कोयला ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स बन गया है। हवा की अदम मौजूदगी में कोयले को बुलंद टेम्परेचर पर गर्म करना डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहलाता है। तो ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की जो तारीफ है ये भी हमने याद करनी है। कोयला कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर जैसे एलिमेंट पर मुश्तमिल होता है। बस कोयला की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से बड़ी तादाद में ऑर्गेनिक कंपाउंड और इन ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल होते हैं। तो कोयला से हासिल होने वाला जो ऑर्गेनिक और इन ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोल गैस है। तो कोल गैस का इसमें कोल गैस क्या है? ये हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड के मिक्सचर पर मुश्तमिल है। इसे हवा में जलाया जाता है तो हरारत पैदा करती है, इसलिए आमतौर पर इंडस्ट्री में फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होती है। अमोनिया का लिक्विड क्या है? ये अमोनिया गैस का पानी में सोल्यूशन है। ये नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र बनाने में इस्तेमाल होता है। जब इस सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो अमोनियम सल्फेट बनता है जो कि एक फर्टिलाइज़र है। कोल तार ये गहरा स्याह माया है जो 200 से ज़्यादा मुख्तलिफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का मिक्सचर है जिनमें ज़्यादातर एरोमेटिक हैं। इन कंपाउंड को फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन की मदद से अलग किया जाता है। चंद अहम एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन, फेनॉल और टोलिन वगैरह हैं। ये केमिकल अद्वियात, रंग, पेंट, प्लास्टिक, फाइबर और पेस्टिसाइड बनाने में इस्तेमाल होते हैं। इन कीमती और अहम केमिकल्स के अलावा कोल तार का एक स्याह रंग का वेस्ट भी होता है जो पिच कहलाता है। ये छतों और सड़कों की सतह को हमवार करने के लिए इस्तेमाल होता है। कोक 98% कार्बन है और कोल वेस्ट के तौर पर बाकी रह जाती है। जब कोल को डिस्टिलेशन के अमल से गुजारा जाता है तो इसमें से तमाम अज्जा अलग हो जाते हैं और एक ठोस वेस्ट बाकी रह जाता है जो कोक कहलाता है। तो ये था कोक क्या है। ये मेटल्स की एक्सट्रैक्शन ख़ासतौर पर आयरन की मेटलर्जी में रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर काम आता है। इसे फ्यूल के तौर पर भी
इस्तेमाल किया जाता है। तो ये था हमारा आज का सबक, जिसमें हमने सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को तफसील के साथ पढ़ा है। उम्मीद है कि जो हमने पढ़ा है वो आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह की वीडियो आप तक पहुँचेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।